नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने यूपी टेट के लिए बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है, जो किसी न किसी टेट परीक्षा में पूछे गए हैं, या तो यूपी टेट में पूछे गए हैं या किसी अन्य राज्य की टेट परीक्षा में पूछे गए हैं। आप देखेंगे जो प्रत्येक प्रश्न है वो कभी ना कभी पूछा गया है, तो इसमें मैंने लिख भी दिया है प्रत्येक प्रश्न के नीचे कि वो कहाँ पर और किस परीक्षा में पूछा गया है। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो इसमें सारे ऑप्शन आप देख लीजिए, तो सही ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही होगा, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। अवधान का अर्थ होता है ध्यान से, ठीक है। अगर आपको किसी कार्य को करने में रुचि है तो आपका ध्यान जो है वहां पर आसानी से लग जाएगा उस काम को करने में। और उसी तरह से लक्ष्य है, अगर आपका कोई लक्ष्य निर्धारित है पहले से ही, उस लक्ष्य को आप पाने के लिए जो काम करेंगे उसमें आपका ध्यान ऑटोमेटिकली लग जाएगा। इसी तरह से अभिवृत्ति होती है। अभिवृत्ति का मतलब होता है मन स्थिति या रुख, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं कौन? रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। ऑप्शन ए ठीक होगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न जो है 2015 में आया था फर्स्ट पेपर में यूपी टेट में, और अगला जो प्रश्न है वो भी यूपी टेट में आया था 2015 में। एक जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है फर्स्ट पेपर में, यानी कि प्राइमरी लेवल पर। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि, नवीनता, रुचि और आकार। जैसा प्रश्न अभी हमने देखा था पहला वाला, उसी तरह का लगभग ये प्रश्न ऐसा ही है, उसके जैसा ही, ठीक है। इसमें भी पूछा है उन्होंने ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा। तो देखिए इसमें अगर किसी काम को करने में आपकी रुचि है तो वहां आपका ध्यान आसानी से केंद्रित हो जाएगा। तो यहां पर भी आपका ऑप्शन सी सही होगा, रुचि। चलिए, और ये प्रश्न भी यूपी टेट में पूछा गया है 2015 में। चलो अगला प्रश्न है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो इसमें सारे ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चों में रुचि बनेगी। बच्चों में रुचि बनाए रखने की ये सबसे अच्छी विधि है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो पूछा गया था, रीट में पूछा गया था 2015 में। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, यानी एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? श्याम पट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करना, कहानी पूछना या प्रश्न पूछना। तो देखिए इसमें अगर बच्चों में रुचि बनाए रखनी है तो प्रश्न पूछना, यानी बीच बीच में बच्चों से पूछते रहें कि हमने आपको अभी क्या बताया था, क्या क्या पढ़ाया था, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बच्चे ध्यान से आपकी बात सुनेंगे, बच्चों में रुचि बनी रहेगी। ये प्रश्न जो है यूपी टेट में पूछा गया था 2011 में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। तो कक्ष में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों के निर्दय अभिवृत्ति। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, इससे क्या होता है, विद्यालय से जब विद्यार्थी भाग जाते हैं, ठीक है, ये कारण है विद्यार्थियों के भागने का, ठीक है। इसमें देखिए क्योंकि अगर मान लो कोई बच्चों की समस्या है और आपने उसको ध्यान से या संवेदनशीलता से नहीं सुलझाया, तो क्या होगा, बच्चों पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और बच्चों का क्या मोह भंग हो जाएगा स्कूल से, और बच्चा स्कूल छोड़ देगा, स्कूल से भाग जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, यह कारण होता है विद्यालय से विद्यार्थियों का भाग जाने का। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ये प्रश्न पूछा गया था 2011 में यूपी टेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, ठीक है, ये सत्य है। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। रुचियां योग्यता एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं हैं। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो होगा आपका ऑप्शन डी सही होगा, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं, ठीक है। रुचि जो है आपके व्यवहार में दिख जाएंगी, उनका प्रतिबिंब दिखेगा, ठीक है, आसानी से। अगर आपके व्यवहार में जो आपको रुचि है किसी भी चीज़ में, ठीक है, वो आपके व्यवहार में दिख जाएगी। तो ये सही है।
उन्होंने नहीं लिखा हुआ है, प्रतिबिंब नहीं है, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा सत्य नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो देखिए इसमें जो है चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। ठीक है, ये एक विद्यालय की भूमिका होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न पूछा गया था सीटेट में 2015 में। चलिए अगला प्रश्न है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? वृद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या अभिरुचि? तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो होता है वो व्यक्तित्व को मापने में होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें किसी व्यक्ति को क्लाउड के पिक्चर दिखाए जाते हैं, ठीक है, बादल दिखाए जाते हैं, और व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम्हें उसमें क्या दिखाई दे रहा है बादल में, और व्यक्ति अपने हिसाब से अपने मन से बताएगा कि मुझे इसमें ये दिख रहा है, और उसी से अंदाजा लगाया जाता है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का। ठीक है, तो ये होता है क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? टीएटी यानी कि टेट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी इसको हिंदी में कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोज में कई बार बताया है। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। टीएटी किसने दिया था? तो टीएटी जो दिया था वो मॉर्गन और मरे ने दिया था 1930 में। ठीक है, ये प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसे बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, और दूसरा है 16 पीएफ, तीसरा है रेवेन का परीक्षण, और चौथा है ड्रॉ ए मैन परीक्षण। अब देखिए 16 पीएफ में प्रश्न पूछे जाते हैं व्यक्ति से और उससे व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। और टीएटी में क्या होता है, टीएटी में जो है किसी व्यक्ति को कुछ अस्पष्ट चित्र दिखाए जाते हैं और उससे उस व्यक्ति को उन चित्रों के आधार पर कहानी बनाने के लिए बोला जाता है, और जो व्यक्ति को कहानी सुनाता है उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं, यानी व्यक्तित्व का अंदाजा लगाते हैं। इसी प्रकार से 16 पीएफ है, 16 पीएफ में भी क्या व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। इसमें प्रश्नावली दी जाती है और प्रश्नों को पूछने के आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाते हैं, इसमें भी व्यक्तित्व का पता लगाया जा रहा है और टीएटी में भी। और चौथा वाला है ड्रॉ ए मैन परीक्षण। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति का चित्र बनाने के लिए बोला जाता है कि एक मैन आप बनाइए, ठीक है, एक आदमी का चित्र बनाइए, और वो जो चित्र बनाता है उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का पता लगाते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा, इन सब से क्या हो रहा है, व्यक्तित्व का परीक्षण हो रहा है। लेकिन जो तीसरा वाला है रेवेन का परीक्षण, ठीक है, ये इनसे अलग है, इससे क्या होता है, बुद्धि का परीक्षण होता है। किसका? बुद्धि का। ठीक है, तो ये अलग हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अलग ही पूछा है उन्होंने, भिन्न पूछा है बाकी से, इससे बुद्धि का परीक्षण होता है, बाकी से व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। ये यूपी टेट में पूछा गया था 2017 में जूनियर लेवल पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रॉसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि या अभिक्षमता। तो देखिए रॉसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग जो होता है वो व्यक्तित्व को मापने में होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को कुछ स्याही के धब्बे दिखाए जाते हैं। ठीक है, इसे स्याही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है, तो उस स्याही धब्बा परीक्षण में क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को स्याही के धब्बे दिखाए जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, किसका चित्र दिख रहा है, और व्यक्ति बताता है कि मुझे इसका चित्र दिख रहा है, उससे उसका व्यक्तित्व का पता करते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व के बारे में पता करते हैं, तो इसमें व्यक्तित्व का पता लगाते हैं रॉसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट में। ठीक है, ये किसने दिया था, ये दिया था हरमन रोशा ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। चलिए ये प्रश्न भी आया हुआ है यूपी टेट, ये जो 1-1 लिखा हुआ है इसका मतलब है जूनियर लेवल पर, यानी कि सेकंड पेपर में 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्य में, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, केवल कलाकारों में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, सभी प्राणियों में मूल प्रवृत्ति पाई जाती है और यह जन्मजात भी होती है और प्राकृतिक भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस
प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो वृषकाय यानी कि दुर्बल, सुडोलकाय यानी कि मजबूत बलवान, एथलेटिक बोलते हैं इसको, और गोलकाय होता है जो कम हाइट के और मोटे लोग होते हैं उनको कहते हैं गोलकाय। ठीक है, तो तीनों ही जो है क्रेसमर ने व्यक्ति के प्रकार बताए थे, कौन कौन से, वृषकाय, सुडोलकाय और गोलकाय। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। देखिए ये प्रश्न भी पूछा गया है यूपी टेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है टीईटी यानी कि टेट का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। अब देखिए टीईटी कौन सा, वो पहला था टीएटी। ठीक है, वो प्रांशिक अंतर्भूत परीक्षण था। ये है आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसकी आप तैयारी कर रहे हो इस समय। तो किसके मापन के लिए किया जाता है, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, अभिक्षमता। ठीक है, तो टीईटी का उद्देश्य जो है वो अभिक्षमता को मापने के लिए होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। चलिए ये प्रश्न भी पूछा गया है यूपी टेट 2017 में सेकंड पेपर में यानी कि जूनियर लेवल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए है इसमें आत्म केंद्रित, दूसरा है रूढ़िवादी, तीसरा है सामाजिकता और चौथा है दब्बू। जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वो अपनी बात को अपने मन में ही रखता है। ठीक है, ज्यादा घुलता मिलता नहीं है लोगों से, तो वो आत्म केंद्रित होगा, ये बात सही है। रूढ़िवादी होगा यानी कि पुरानी परंपरा पर चलने वाला होगा। सामाजिकता उसमें नहीं होगी, ठीक, क्योंकि वो ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करेगा। और चौथा है दब्बू। ठीक है, ऐसा व्यक्ति दब्बू होता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी सही होगा यानी कि सामाजिकता, ऐसे व्यक्ति में सामाजिकता की कमी होगी। तो देखिए ये किसने दिया था, व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं किसने दिए थे लक्षण, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है, 3 प्रकार बताए थे व्यक्तित्व के, किसने बताए थे, कार्ल युंग ने। किसने बताए थे, कार्ल युंग ने। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो कार्ल युंग ने जो है व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। बहिर्मुखी जो है वो खुल के रहने वाला आदमी है। ठीक है, सबसे बात करता है, सबसे घुल मिलता है, अपनी बात अपने मन में नहीं रखता है। ठीक है, अपनी बात स्पष्टता से सबके सामने रखता है, वो होता है बहिर्मुखी। और अंतर्मुखी जो है इसका बिल्कुल विपरीत होता है, अपनी बात को मन में दबा के रखता है और ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है। उभयमुखी जो है उन दोनों के बीच की श्रेणी है। तो ये किसने दिए थे, कार्ल युंग ने। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यह प्रश्न भी पूछा गया है एच टेट में यानी हरियाणा टेट में 2017 में। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे। अब देखिए इसमें दिया हुआ है उपाह, पराह, आत्मा, इड तथा सुपर ईगो। देखिए जो पहला वाला ऑप्शन है ये इड है, इसको इदम भी बोलते हैं। क्या, इड या इदम। यहाँ पे उपाह लिखा हुआ है। व्यक्तित्व के 3 हिस्से बताए थे सिगमंड फ्राइड ने। तो पहला वाला जो होता है इड होता है यानी कि इदम, यहाँ पर उपाह लिखा हुआ है। इसकी क्या विशेषता होती है, व्यक्तित्व का जो हिस्सा है इदम यानी कि इड, ये क्या है, स्वार्थी होता है। कोई भी चीज चाहिए तो तुरंत चाहिए। ठीक है, स्वार्थ के लिए कार्य करता है। कौन सा, इदम या इड या उपाह। और दूसरा है ईगो यानी कि इसमें आत्मा लिखा है। ठीक है, इसको कहते हैं अहम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अहम। ठीक है, या इसमें आत्मा लिखा हुआ है, इसको ईगो बोलते हैं। ये क्या होता है, वास्तविकता के नजदीक होता है। कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। तो जो आत्मा या ईगो या अहम है ये वास्तविकता के नजदीक होता है और वास्तविकता के हिसाब से ही काम करता है। किसी को कार्य को करने में ये लाभ और हानि देख लेता है और उसके बाद उस काम को करने का निर्णय लेता है। कौन सा, ये वाला बी वाला जो ऑप्शन है, ये वाला। और तीसरा है पराह। ठीक है, यानी कि सुपर ईगो यानी कि पराअहम। क्या बोलते हैं इसको, पराअहम भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, जो है नैतिकता और सामाजिकता से जुड़ा होता है। ठीक है, ये समाज की परवाह करता है। ये सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर इस काम को मैं करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, तो नैतिकता से बंधा होता है और सामाजिकता से बंधा होता है। कौन सा, पराह, सुपर ईगो या पराअहम, जो कि ऑप्शन सी है। इसी के बारे में वो पूछ रहे हैं। ये वाला ऑप्शन ही यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ये वाला, ये इसका प्रश्न का ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो माता पिता की मनोवृत्ति, नस्ल, बुद्धि या स्थान। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ही होता है अलग अलग बौद्धिक क्षमता से। ठीक है, तो यहाँ पर बुद्धि होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए व्यक्तिगत भिन्नता मतलब कौन सा कारक जिम्मेदार होता है, बुद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे लिंगों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। देखिए इसमें कुछ विधि बताई गई हैं, आपको बताना है वो कौन सी विधि का प्रयोग करती है। तो ऑप्शन ए है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का, कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का। तो देखिए
वो प्रयोग करती है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। देखिए उपलक्ष्य विश्लेषण विधि क्या होती है? यह विधि एक बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे उपलक्ष्यों में विभाजित करने पर आधारित है ताकि उसे पूरा करना आसान हो जाए। ठीक है, अपने काम को छोटे छोटे भागों में बांट लेना बोलता है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी की अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए आप देख ही रहे होंगे सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप इनको बहुत ही ध्यान से देखिए। चलिए इस प्रश्न के ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी करना। देखिए यही वाला इसमें ऑप्शन सही होगा। उन्होंने पूछा है कि अध्यापक को नहीं करना चाहिए, तो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में कौन सी योग्यता के लिए सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो पहला ऑप्शन है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति यानी कि कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड। दूसरा है परीक्षण करने की प्रवृत्ति। तीसरा है स्मृति यानी कि मेमोरी। और चौथा है अनुशासित स्वभाव। अब देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा सही है, यदि शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति यानी कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड आ जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा? बच्चों का ही फायदा होगा। शिक्षकों में कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड आएगा कैसे? मुझे अपनी क्लास का रिजल्ट जो है सबसे ज्यादा लाना है, यानी मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, बच्चों को जो सबसे अच्छे परिणाम मुझे देने हैं, तो उससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? बच्चों को ही होगा। तो ऑप्शन ए ही इसमें सही होगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे, पहला ऑप्शन है विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी रखने के लिए कहना। तीसरा है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। और चौथा है विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो देखिए यदि किसी विद्यार्थी की प्रवृत्ति बदलनी है तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ठीक है, बच्चे क्या हो, एक दूसरे को देखकर सीखते हैं, एक दूसरे का अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है, अगर सारे बच्चे उसमें बदल जाएंगे, सारे बच्चे अगर अच्छे हो जाएंगे तो वो बच्चा भी बदल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अभिवृत्ति है, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप सारे। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत बड़े होंगे, मैं आपको सही वाला ऑप्शन ही बताऊंगा। अगर आपको जो है वीडियो पॉज करके भी आप ऑप्शन पढ़ सकते हो इसमें। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, उसे कहते हैं अभिवृत्ति। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए ये भी यूपी टेट में पूछा गया है 2013 में। चलिए अगला प्रश्न है, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? तो थर्स्टन तथा लिकर्ट जो संबंधित हैं वो अभिवृत्ति के मापन से संबंधित हैं। ये दोनों मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति, राय और विचारों को मापने के लिए अलग अलग पैमाने विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। कौन कौन? थर्स्टन और लिकर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा अभिवृत्ति के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो देखिए इसमें है पहला ऑप्शन सहसंबंध मार्गांतरीकरण, तीसरा है विलयन और चौथा है नवीनीकरण। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, मार्गांतरीकरण। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। देखिए होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मार्गांतरीकरण एक रक्षात्मक क्रियाविधि है जिसमें किसी मूल प्रवृत्ति को सामाजिक रूप से स्वीकार्य या रचनात्मक कार्यों की ओर मोड़ा जाता है। तो मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन किसके द्वारा लाया जा सकता है? मार्गांतरीकरण के द्वारा। ऑप्शन बी ही यहाँ पर ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूछा गया है यूपी टेट 2016 में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? देखिए परीक्षण की जो विशेषता है वो आप देख लीजिए। पहला ऑप्शन है विश्वसनीयता, दूसरा वस्तुनिष्ठता, तीसरा है वैधता और चौथा है अभिक्षमता। तो देखिए जो पहले 3 ऑप्शन है विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और वैधता, ठीक है, ये एक परीक्षण की विशेषता है। ठीक है तीनों, लेकिन अभिक्षमता जो है इनमें अलग है। अभिक्षमता जो है वो एक कौशल है या क्षमता है जिसे एक परीक्षण द्वारा मापा जाता है। यह परीक्षण की गुणवत्ता नहीं है अभिक्षमता जो है। ठीक है, बाकी 3 से अलग है। ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, ये यूपी टेट 2017 में पूछा गया है सेकंड पेपर यानी जूनियर लेवल वाले में। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।